नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले में फर्जी मदरसा संचालित करके शासकीय व्यवस्था को गुमराह करने के आरोप में पुलिस ने बृहस्पतिवार को मोहम्मद अकरम को मुंडा तिराहा क्षेत्र से सिधारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा फूलपुर पुलिस ने शरद यादव और धर्मेंद्र यादव को अंबारी चौराहे से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी राज्य विशेष अपराध अनुसंधान दल की जाँच के बाद हुई है। इन दोनों आरोपियों पर मदरसा अरबिया तानिया भीखपुर में 66,000 रुपये के सरकारी धन के गबन करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू के निरीक्षक ब्रह्म प्रकाश सिंह ने 13 फरवरी 2025 को एक प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि मदरसा इस्लामिया मोहम्मदुल्लाह सिधारी आजमगढ़ फर्जी अभिलेखों के आधार पर संचालित हो रहा था। इस मदरसे का प्रबंधक मोहम्मद अकरम था। उसके खिलाफ थाना रानी की सराय में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें कि जिले के मदरसा पोर्टल पर पंजीकृत मदरसों की जांच चल रही थी। इस दौरान कई मदरसे मानकों के विपरीत पाए गए। ईओडब्ल्यू की जांच में मोहम्मद अकरम की ओर से संचालित मदरसा इस्लामिया मोहम्मदुल्लाह में फर्जीवाड़ा सामने आया। वे फर्जी अभिलेखों के आधार पर मदरसे का संचालन कर रहा था। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आजमगढ़ जिले में करीब 207 मदरसों के अस्तित्व विहीन और आधुनिकीकरण योजना के तहत मिले सरकारी पैसों का गबन करने के आरोपों की जांच की गई थी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर विभिन्न थानों में मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले में हाल ही में फूलपुर थाने के अंतर्गत 2 और सिधारी थाने के अंतर्गत 1 व्यक्ति यानी कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है और इस मामले से जुड़े बाकी मामलों में भी जाँच और कानूनी कार्रवाई जारी है। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर चिराग जैन एसपी ग्रामीण का सुनिए। मदरसों पे कार्रवाई हुई है, कितने मदरसों पे कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई की गई? देखिए, आजमगढ़ जनपद के अंतर्गत ईओडब्ल्यू की जांच में 207 मदरसों के ऊपर अस्तित्वहीन होने एवं मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंतर्गत पैसा प्राप्त करके उसको गबन करने के संबंध में जांच की गई थी, जिसमें जांच में उनके द्वारा गलत कार्रवाई करने के अंतर्गत मुकदमे 207 विभिन्न थानों पर पंजीकृत किए गए थे, जिसमें विवेचनाएं प्रचलित थीं। कई मुकदमों में पूर्व में गिरफ्तारी करके चार्जशीट की जा चुकी है। हाल ही में थाना फूलपुर के अंतर्गत 2 और थाना सिधारी के अंतर्गत 1 गिरफ्तारी की गई है। इसमें इसी प्रकरण में जो मदरसों में फर्जी तरह से पैसे को गबन किया, उसमें गिरफ्तारी की गई है। शेष कई विवेचनाएं प्रचलित हैं, जिनके अंतर्गत भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनमें जल्द गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें और लोग भी शामिल हैं, जिनमें 3 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और लोग भी शामिल हैं इसमें? जी, इनमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध पूर्व में भी चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। कुछ विवेचनाएं अभी प्रचलित हैं, जिनके विरुद्ध जल्द कार्रवाई की जाएगी। ठीक। खबर आजमगढ़ से, जहां सरकारी विभागों पर बिजली बिल का 20 करोड़ से अधिक बकाया चल रहा है, जबकि उपभोक्ता पर 150 करोड़ से ज़्यादा बिजली बिल बकाया है। उपभोक्ता से बकाया वसूली के लिए राजस्व वसूली अभियान और बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए निगम ऑपरेशन जीरो थेफ्ट चलाया जा रहा है। शुक्रवार को इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता शहर राजकुमार सिंह ने अपने कार्यालय में एबीसी न्यूज से हुई बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बकाया वसूली और बिजली चोरी के खिलाफ निगम ने अभियान तेज कर दिया है। बकाया न जमा करने वाले का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। रोजाना 300 से 400 कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहीं ऑपरेशन जीरो थेफ्ट के तहत 72 लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है।
बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र को पूरी तरह बिजली चोरी से मुक्त किया जा सके और ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। उन्होंने बताया कि ओवरलोड और कटिया कनेक्शन के कारण ट्रांसफार्मर और सिस्टम पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। गर्मी के मौसम में लोड अधिक होने से बार बार फॉल्ट की स्थिति बन रही है। अब तक 200 से अधिक ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है, लेकिन बिना अनुमति लोड बढ़ाने और कटिया कनेक्शन के कारण समस्या बनी हुई है। बकाया बिजली बिल जमा न करने वालों और चोरी से बिजली का उपयोग करने वालों पर दोनों अभियान आगे भी निरंतर चलते रहेंगे। क्या कुछ कहना है राजकुमार सिंह, अधिशासी अभियंता शहर का, सुनिए। अभियान राजस्व वसूली का चल रहा था और जीरो थ्रेफ्ट अभियान चल रहा था, उसकी क्या प्रगति है और कितना बकाया है प्राइवेट का सरकारी का मिला के आपके खंड में, और क्या रिकवरी की स्थिति है उसमें? देखिए, मैं राजकुमार सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड आजमगढ़ हूँ। और अभी हम लोग अभियान 2 तरीके से चला रहे हैं। एक तो ऑपरेशन जीरो थेफ्ट इस नगर में चल ही रहा है, दूसरा विद्युत बकायादारों के वसूली, और यदि हमारे वसूली अभियान में नहीं सहयोग कर रहे हैं तो उनकी लाइनों का डिसकनेक्शन। तो दोनों अभियान हमारे पैरेलल में चल रहे हैं। अभी वर्तमान में 20 करोड़ से ज़्यादा हमारे सरकारी बकायादार हैं। हालांकि सरकारी बकायादारों से हम लोग कन्विंस करते हैं तो बकाया जमा हो जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का बकायादार में लगभग 150 करोड़ से अधिक रुपया हमारा फंसा हुआ है, और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो अमाउंट जल्दी वसूल हो। हम लोग डेली 12 जेई हैं हमारे प्रथम खंड में, और उनको सबको डेली कम से कम 50 लाइन जमा करने या विच्छेदित करने का निर्देश दिया गया है, और लगभग 300-400 लाइनें रोज़ कट भी रही हैं वर्तमान में। इसके अतिरिक्त जो लोग चोरी कर रहे हैं उन पे हम लोग FIR करा रहे हैं, और FIR का हम लोगों का डेली का FIR हो रहा है। और इधर अभियान जब से चला 72 लोगों पे FIR भी कराया गया है, और ये FIR भी लगातार कराया जाएगा जब तक कि इस शहर को चोरी विहीन न कर लिया जाए, ताकि हमारे जो सम्मानित उपभोक्ता हैं जो हर महीने बिल जमा करते हैं, बिना चोरी के बिल जमा करते हैं, उनको निर्बाध बिजली आपूर्ति न मिले। चोरी का नुकसान ये हो रहा है कि हम लोग ट्रांसफार्मर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमारे क्षमता वृद्धि में 200 से अधिक ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि किए गए, उसके बावजूद लोगों ने कहीं ना कहीं कटिया लगाया, कहीं ना कहीं बिना विभाग को बताए अपना AC का लोड बढ़ा लिया या किसी तरह का लोड बढ़ा लिया। उस लोड के बढ़ने से कभी गर्मियाँ जब अत्यधिक पड़ रही हैं तो सिस्टम हमारा फॉल्ट कर रहा है, कभी ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहा है, कभी हमारे AB केबल डैमेज हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग दोनों अभियान चला रहे हैं। एक तो जो चोरी है उनको हम लोग रोक रहे हैं, दूसरा जो हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो चुके हैं उनको हम लोग ओवरलोड को ख़त्म करने के लिए पैरेलल में क्षमता वृद्धि करा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बकायदार कंज्यूमर हैं, जैसा कि मैंने बताया 300 से 400 लोगों की लाइनें रोज़ कट रही हैं, तो कल का मेरा वसूली लगभग 55 लाख का हुआ है। परसों लगभग 73 लाख की वसूली हुई है। तो ये वसूली डेली कुछ अच्छे खासी संख्या में हो रहा है। हम लोग का इस बार लक्ष्य है कि 22 करोड़ की वसूली इस महीने कर लिया जाए, और मेरी पूरी टीम इस पर लगी हुई है और कोशिश करा जा रहा है कि वो पूरी वसूली हम लोग करके और जो बेहतर विद्युत आपूर्ति है उसके लिए पूरा प्रयास करें। अभियान में अभी तक कितने की राजस्व वसूली हो चुकी है? इस अभियान में हम लोग अभी 13 करोड़ रुपए का टोटल वसूली पिछले महीने में हुआ है, और इस महीने में मेरे डिवीज़न में 4.5 करोड़ रुपए की वसूली अभी तक हो चुकी है। लक्ष्य आपका 20 से 22 करोड़ रुपए? हाँ, 20 से 22 का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कराया जाएगा। सर, बड़े बकायदारों में 10,000 सुपर वालों को लाइन कटी जानी, क्या है उसमें नियम क्या है? देखिए, नियम सरकार का तो ये है कि आपका बिल बनने के 15 दिन तक ड्यू डेट रहता है। अगर मान लीजिए किसी का बिल 5 तारीख को बना तो 15 दिन, इसका मतलब कि 20 तारीख तक आपका ड्यू डेट रहेगा। 20 तारीख तक कोई भी हमारा सम्मानित उपभोक्ता सम्मान के साथ बिल जमा करेगा तो हम लोग सम्मान के साथ उसका बिल का 1% कम लेंगे। ये विभाग का नियम है। यदि 20 तारीख के बाद वो नहीं जमा कर रहा तो 1% का छूट तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन लाइन उसकी नहीं काटी जाएगी 7 दिनों तक। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति का बिजली का बिल बना 5 तारीख को और 20 तारीख तक उसका 1% छूट मिला, और 5 तारीख तक 7 दिन तक
अगर वो नहीं जमा कर रहा है तो 27 तारीख तक हम अधिकृत हो गए हैं तकनीकी रूप से कि उसकी लाइन काट सकें। ये हमारी नियमावली में है और यदि हम लाइन काट रहे हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये बाकायदा जो है नियामक आयोग का आदेश है कि 7 दिन बाद जो है लाइन काटी जाए। लेकिन फिर भी हम लोग व्यवहारिक तौर पे क्या करते हैं, सब पहले बड़े बकायेदारों को काटने का प्रयास करते हैं, फिर छोटे तक आते हैं। लेकिन छोटे का काटने में यदि वो नहीं दे रहा है तो तकनीकी रूप से या लीगल रूप में कोई दिक्कत विभाग को नहीं है। विभाग 15 दिन ड्यू डेट और 7 दिन डिस्कनेक्शन डेट देने के बाद कभी बिजली काट सकता है। कोई उपभोक्ता उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी बिजली 500 पे कटी, 5000 पे कटी या 5 लाख पे कटी। वो लेकिन यह विभाग करता है कि सबसे पहले 5 लाख को काटेगा, फिर 5000 काटेगा, फिर 500 वाले को काटेगा। ये बड़े बकायदा सर कितने होंगे लगभग जिनका 5 लाख 7 लाख ऐसा कुछ? देखिए, बड़े बकायेदार हमारे यहाँ 208 बकायेदार हैं जिन पे लगभग 8 करोड़ का बकाया है और उसको हम लोग काट रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइन कटी हुई है, कुछ लोगों का 1-2 दिन का अनुरोध रहता है कि किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई अस्पताल में है, किसी के यहाँ कोई अन्य विपत्ति आ गई तो उसको भी मानवीय आधार पे 1-2 दिन का मौका हम लोग दे रहे हैं और उसके बाद जो है फिर अगर नहीं जमा हो रहा तो उनकी भी लाइनें काट रहे हैं। थैंक यू। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा की भूमि को लेकर शुक्रवार को उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कराए जाने की सूचना सिख समुदाय के लोगों को मिली। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य का विरोध शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही गुरुद्वारा के जत्थेदार बाबा सतनाम सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रशासन को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। सूचना पर थाना प्रभारी निजामाबाद राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया। बताया जाता है कि कस्बा निवासी अफजल एवं असलम पुत्रगढ़ कमरुद्दीन द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। गुरुद्वारा के जत्थेदार बाबा सतनाम सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गुरुद्वारा की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भूमि विवाद का मामला वर्तमान में कमिश्नर न्यायालय में विचाराधीन है और इसकी अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित है। ऐसे में न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद निर्माण कार्य कराया जाना उचित नहीं है। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व विभाग की जांच और न्यायालय के निर्णय तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के हस्तक्षेप और समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हो गई तथा दोनों पक्ष शांतिपूर्वक अपने अपने घर लौट गए। हालांकि भूमि विवाद को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है और अब लोगों की निगाहें 18 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। क्या कुछ कहना है सतनाम सिंह गुरुद्वारा के जत्थेदार बाबा का, सुनिए। मेरा नाम जत्थेदार सतनाम सिंह है, मुख्य प्रबंधक गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद आजमगढ़ का मैं सेवादार हूँ। आज क्या प्रकरण गुरुद्वारे की जमीन को लेकर के हुआ? गुरुद्वारा साहिब की सैकड़ों वर्ष पुराना ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। बगल में एक धार्मिक स्थान की जमीन थी जो सिया समाज ने गुरुद्वारा साहिब के हैंडओवर सन 65 से कर रखी है। उसमें सार्वजनिक काम होते हैं और आज सुन्नी जो फर्जी इंद्रांश करा करके गुरुद्वारा साहिब की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का प्रयास अनेकों बार किया है और आज पूरे 20 सैकड़ों मजदूरों को लेकर के, और ये तो मैं धन्यवाद चाहूँगा पुलिस प्रशासन का जो मौके पर आकर के एक शांति व्यवस्था बना करके बहुत मामले को शांत तरीके से वहाँ ख़त्म करवा दिया। नहीं तो आज बहुत ही अप्रिय घटना हो सकती थी वहाँ, क्योंकि एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ अल्पसंख्यक के लोग, हम लोग सिख समाज हैं और लोगों की आस्था का केंद्र है और ये एक मामला जो सुन्नी समाज है और ये कब्जा करने का प्रयास और भूमाफियाओं द्वारा अनेकों की भूमाफियाओं की नज़र जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं उनके ऊपर इनकी नज़र है। और आज ये मैं पुलिस प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मामले को आ करके और इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करवाया है। और मैं चाहूँगा बड़े अधिकारियों से, माननीय कमिश्नर साहब जी के यहाँ मुकदमा विचाराधीन है और जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आता तब तक वहाँ कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और मैं बड़े अधिकारियों से अपील करूँगा कि ज़रूर इसको संज्ञान में लेते हुए
और इसकी उच्च टीम बना करके पूरी जांच करवाई जाए कि ये आबादी का प्रकरण है और यहाँ फर्जी इंद्राज हो रहे हैं और गलत तरीके से ये कब्जे कराए जा रहे हैं, इसको रोका जाए। क्या गुजारिश है आपकी, क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है, ये एक धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान जो हमारा निज़ामाबाद बहुत ही शांति प्रिय है, यहाँ के सद्भावना का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि आज हम लोग सिख संगत अल्पसंख्यक हैं और यहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी भी आस्था बनी हुई है। और ये एक धार्मिक स्थान, जब गुरु नानक साहब जी यहाँ आए थे तो बहुत बड़ा इतिहास है इस जगह का। गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए, बाबा श्री चंद जी आए और ऋषि मुनियों की धरती है। और मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा और विनती करता हूं कि इस धार्मिक स्थान को मद्देनजर रखते हुए यहाँ शांति व्यवस्था बनाई जाए। खबर आजमगढ़ से, जहां रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 वर्षों से युद्ध लड़ा जा रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे इस युद्ध में आजमगढ़ और आसपास के जिलों का नाम भी शामिल हो गया था। इनमें से 8 लोग लापता हो गए थे। बृहस्पतिवार को इनमें से 2 लोगों का शव उनके घर पहुंचा। आजमगढ़ और मऊ जिले के कई लोग नौकरी की तलाश में जनवरी 2024 में एजेंटों के जाल में फंसकर रूस चले गए थे। इनमें से आजमगढ़ के कन्हैया यादव और मऊ के श्याम सुंदर और सुनील यादव की रूस यूक्रेन जंग में मौत हो चुकी थी। आजमगढ़ के राकेश यादव और मऊ के ब्रजेश यादव घायल होने के बाद घर लौट आए थे। वहीं विनोद यादव, जोगेंद्र यादव, अरविंद यादव, रामचंद्र, अजहरुद्दीन खान, उमेश्वर प्रसाद, दीपक, धीरेन्द्र कुमार लापता हो गए थे। कंदरापुर थाना क्षेत्र के खोजापुर माधव पट्टी निवासी योगेंद्र यादव भी उसी में थे। परिवार के लोगों का कहना था कि मऊ के एजेंट विनोद यादव ने सभी को फंसाया था, गार्ड की नौकरी के लिए लेकर गए और बॉर्डर पर भेज दिया। 15 जनवरी 2024 को विनोद, सुमित और दुष्यंत नामक एजेंट के साथ गए। उनको गार्ड और हेल्पर की नौकरी के लिए ले जाया गया। रूस पहुंचने के बाद उन्हें जबरन ट्रेनिंग देकर आर्मी में युद्ध के लिए भर्ती कर दिया गया। शहर की गुलामी का पूरा निवासी अजहरुद्दीन पुत्र मैनुद्दीन को 27 जनवरी 2024 को एजेंट विनोद अपने साथ लेकर गया था। जब वह लापता हो गया तो उसके भाई ने यहां से लेकर रसिया तक दौड़ लगाई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। काफी दिनों बाद बृहस्पतिवार को अजहरुद्दीन और अराजी देवारा करखिया निवासी रामचंद्र का शव उनके घर पहुंचा। गुरुवार की देर शाम अजहरुद्दीन का शव शहर के गुलामी का पूरा स्थित अपने आवास पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। मां नसरीन सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों को सांत्वना देने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। अजहरुद्दीन के भाई अजीमुद्दीन और जीजा अबू बकर ने बताया कि हम लोग 2 साल से अजहरुद्दीन की तलाश में भटक रहे थे। यहाँ एमबीसी से लेकर रूस तक दौड़ा हूँ। काफ़ी मशक्क़त के बाद सरकार की मदद से आज उसका शव मिल सका। यह बहुत बड़ा स्कैम है। एजेंसी संचालक पर कार्रवाई होनी चाहिए। काफ़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे अजहरुद्दीन की सैलरी और जो भी बकाया फंसा है उसे दिलाया जाए। प्रशासन की ओर से दोनों शवों को वाराणसी से लाकर उनके परिवार के सुपुर्द करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे और सारी कार्रवाई पूरी कर शव को लाकर परिजनों के हवाले किए हैं। क्या कुछ कहना है अजीमुद्दीन मृतक के भाई और अबू बकर मृतक के जीजा का सुने। अजीमुद्दीन नाम मेरा है। 2 साल से मैं अपने जो भाई की जो इसलिए चक्कर में अपना काम भी जो छोड़ के जो चला आया हूँ मैं दुबई से। तो रूस जो है जा कर के जो आया हूँ मैं, सारा उसका जो पेपर वेपर सब कुछ जो है करके आया हूँ मैं। मेरे बहुत मेहनत से ये जो बॉडी आई है। और कब गए थे ये और क्या बता कि इनको ले जाया गया था? वो सिक्योरिटी के काम में, वो सिक्योरिटी के काम में बोल कर भी। तो जो आप लोगों का सहयोग रहा, क्या भारत सरकार ने कभी कोई सहयोग किया कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से सहयोग करके ले आए बॉडी? कैसे क्या? नहीं, ये बॉडी तो ये सरकार की जो है मदद से आई है। और मैं जो है गया था रूस, तो वो अपने जो है उससे मेरे से जो है क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग है मेरी कि मतलब जो भी मेरे भाई का तो सैलरी नहीं मिली अभी तक, और जो भी जो है अभी तक नहीं मिला है वो सब जो है वो करें, प्रोवाइड करें, मिले मुझे अभी तक। और एजेंट पर क्या कार्रवाई?
एजेंट के ऊपर तो ज़्यादा करे सर, क्योंकि मतलब ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कि स्कैम है ये। बहुत बड़ा कितने स्कैम लोग और फंसे होंगे अभी तो बहुत जान लोग हैं फंसे, बहुत लोग हैं फंसे। मैं तो जो देखा हूँ ना, जाके आया जब आप हूँ रसिया गए उसमें। थे तो आजमगढ़ से परिवार और को भी गया था आपके साथ के अकेले ही गए थे आप? 3 लोग थे हम लोग, जगदीप भाई और एक लोग और थे और मैं था। और तीनों के परिवार में डेथ हो चुकी है? सारे लोगों की हो गई है भाई, सारे लोगों के हमें था पता, लेकिन हम जो नहीं बोले। इसमें बहुत सी ये बातें अभी जो है, अभी एकदम सुबह से हम जो है गए थे अभी। बहुत सी बातें अभी जो परिवार पे क्या क्या हाँ, सही बताया जो है, लेकिन ये है कि ना तो सैलरी मिली, ना तो किसी तरह कोई हेल्प, कुछ भी नहीं अभी तक। ये क्या लगते हैं आपको? हम उनके बड़े जीजा हैं। क्या नाम आपका है? अबू बकर। कहाँ रहते हैं? हम तो बाहर सऊदी रहते थे, अभी घर के हैं सब। अच्छा, आप लोगों को इनके डेथ की सूचना कैसे मिली और का जानकारी थी, कब हुई? डेथ की सूचना तो काफ़ी टाइम तक जो मिसिंग कहा गया, मिसिंग में है लड़का। फिर ये बड़े साले हमारे हैं, उनके बड़े भाई हैं, ये रसिया इंक्वायरी करने गए लोग। और भी तकरीबन 10-12 ग्रुप था, कुछ पंजाबी बच्चे थे, उनके घर के गार्जियन थे। तो सारे लोग 1 महीने के लिए गए वहाँ पता करने के लिए। तो वहाँ जब अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबका लेके गए तो आर्मी कैंप पे पहुँचे। वहाँ इंडियन एम्बेसी के द्वारा जो है सूचना दी गई कि आप कैंप पे जाके जो है इसकी जानकारी लें। वहाँ लोग गए तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने चेक किया अपने सिस्टम में, तो कहे कि हाँ ये हमारे मिलिट्री सर्विस में है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मिसिंग है, कहाँ है, कैसे हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। और जैसे कुछ हम लोगों को जानकारी में आएगा आप लोगों को रिपोर्ट की जाएगी। तो काफ़ी समय के बाद यही चल रहा था, यहाँ से मेल वगैरह जो है भेजा जा रहा था। PMO ऑफिस है और फिर रसिया एम्बेसी अपनी दिल्ली है, फिर वहाँ भी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जहाँ जैसी आवश्यकता होगी तो भेजा जा रहा था। तो ये DNA रिपोर्ट वगैरह फिर उन्होंने डिमांड किया कि DNA रिपोर्ट घर की भेजी जाए। तो कुछ बॉडी पड़ी हुई हैं, उससे मैच किया जाएगा, काफ़ी सारी बॉडी पड़ी है। तो यहाँ से DNA रिपोर्ट जो है लोग की गई, तो उसमें फिर मैच हुआ। तो आज जो है 3 बॉडी आई है रसिया से, जिसमें से एक इनकी है, हमारे साले की, एक और रामचंद्र करके लड़का इधर देवारे का है, और एक बनारस का अगल बगल का कोई लड़का था। ये 3 बॉडी वो रसिया से आई है। ये कब गए थे? हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि मई 2024 में गए, साथ गए थे। नहीं 2024 ये जनवरी में ही गए थे। तो जैसे एक बहुत बड़ा स्कैम फ्रॉड हुआ एजेंट द्वारा, जो वीज़े वगैरह का काम करते हैं एजेंट, बहुत बड़ा इंडिया लेवल का स्कैम हुआ है। काफ़ी कई हज़ार बच्चे जो है इस जाल में फंस चुके हैं। कुछ लोगों ने, कुछ नहीं, ज़्यादातर 80% लोगों ने जान गंवा दी, समझ लीजिए। किस काम के लिए गए थे और क्या काम उनसे कराया? एजेंट ने कहा कि जो है आप लोगों का हेल्पर का जॉब रहेगा, और सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे लेके गया कि जैसे गोडाउन है उसमें सिक्योरिटी गार्ड का जॉब रहेगा, उसमें हेल्पर करना, लोडिंग अनलोडिंग का मामला रहेगा, और कुछ नहीं है। सैलरी वगैरह बताया, फैसिलिटी बताया, सब कुछ। सैलरी 1,95,000 समथिंग 2 लाख रुपया उन्होंने बताया था एजेंट ने। और फिर युद्ध में कैसे शामिल हुए, कैसे आप लोगों को जानकारी दी? युद्ध में जब ये बच्चे सब गए, इनका 7 ग्रुप गया था, ये 7 लोग एक साथ गए थे, जिसमें से जो है शहर का और 1-2 लड़के थे, मऊ के थे, घोसे के थे। ये लड़का भी गया जो बाड़ी आ जाए, ये देवारे वाला, ये सब साथ ही में गए थे। वहाँ जाने के बाद जो एजेंट जो यहाँ से भेजे हैं, इनका एक दल वहाँ पे रसिया में होता है, ठीक है। तो एक टीम यहाँ भेज देती है, ऑफिस से अपना वीज़ा स्टैम्प वगैरह करके विजिट वीज़े पे भेजते हैं लोग। वहाँ रिसीविंग जो है इनका आदमी, लॉज वगैरह हॉस्टल में रहते हैं वो लोग, पूरा ग्रुप गैंग है वो लोग की। वो लोग रिसीव बच्चों को एयरपोर्ट से करके सीधा लॉज में ले जाकर अपने अंडर में रखते हैं, और बहुत बढ़िया से उनको जो है ब्रेन वॉश किया जाता है। 2-4 दिन पहले थोड़ा सा घुमा देंगे, रसिया देख लो, घूम लो, ये है वो है। 2-4 दिन में जो है आपका जो पेपर्स वगैरह, वर्क वगैरह पेपर का मिल जाएगा, आप लोग ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। जो फर्स्ट टाइम जाएंगे ना बच्चे, तो उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। अब वो 2-4 दिन किए हुए, उसके बाद जो है वो लेके गया आर्मी कैंप।
जहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। क्योंकि रसिया में जो जगह जगह चट्टी चौराहे में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, वो वहाँ की सरकारी जॉब है। रसिया की गवर्नमेंट ने जो है वो फ्री वैकेंसी बोला है कि जिसको भी ज्वाइन करना है वो आके ज्वाइन कर सकता है। लेकिन रसिया में यहाँ के लोग क्या जाने, तो ये जो एजेंट लोग होते हैं उनका नेटवर्क अपना होता है, तो वो लोगों को ले जाकर रसिया आर्मी ज्वाइन करा के वो बोले कि जो है साइन कर देना पेपर पे, सवाल जवाब मत करना वरना फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे तो नुकसान होगा, इतना पैसा लगा के आए, किसी से 2 लाख लेते, किसी से 3-3 लाख रुपया तक लिए हैं, तो तुम्हारा नुकसान होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। चुपचाप साइन कर देना, एग्रीमेंट पेपर होता है ये, उसके बाद आप ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे। वो बच्चे इसी लालच में आ जाते थे और वो रियलिटी जो है रसिया आर्मी ज्वाइन करवाते हैं, कोई कंपनी नहीं है, वो टोटल फराड। आप लोग का सूचना मिली कि आर्मी ज्वाइन कर ली है और यूक्रेन से विड्रॉ कर ली। ये जब एग्रीमेंट पेपर पे साइन किए उसके बाद जो है साइन करने के 2-4 दिन 5 दिन के बाद इनको ट्रेनिंग पे भेजा गया। तो ट्रेनिंग का मतलब पूरा यूनिफॉर्म जो है, जो आर्मी मिलिट्री का होता है यूनिफॉर्म वगैरह और जो असला 147 लेके इनको ट्रेनिंग देने लगे। तो ये लोगों को डाउट हुआ कि ये क्या हो रहा है, हम तो हेल्पर या सिक्योरिटी के जॉब में आए हैं। तो वहाँ के जो है ट्रेनर जो थे उन्होंने कहा ये जैसे डिफेंस करने के लिए है, आप लोगों के लिए यहाँ जंग युद्ध वगैरह चलते रहती है, तो ये आप लोग को डिफेंस के लिए है ताकि आप लोग कुछ आइडियाज़ मिल जाए, अचानक कुछ हो तो आप लोग अपनी सेफ्टी कर सकें। चलो वहाँ तक भी ठीक था, वो बच्चे फिर मैनेज हो गए। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग हुई समथिंग 2 हफ्ता ट्रेनिंग पे रखे, मोबाइल थी उनके पास। ट्रेनिंग जहाँ खलास हो गई सबकी मोबाइल उन्होंने जमा कर लिया। उसके बाद बटालियन भेज दिए, अलग अलग बटालियन। डेथ की सूचना जैसे कब मौत हुई है तो आप लोग पेपर मिला होगा, कुछ पता होगा कि पेपर आज वो क्लियर हुआ ना, कितने महीने पहले या क्या कब तक हुई, कुछ जानकारी हो? डेट समथिंग 2 साल पहले हो गई। ये सब बच्चे 3 या 4 महीना बस ड्यूटी कर पाए थे। और बॉडी कहाँ रखे थे ये लोग? बॉडी मिसिंग ये लोग बता रहे थे। जब इंक्वायरी किया गया तो कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बॉडी की जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो डीएनए की ज़रूरत तभी होती है ना, आप समझ सकते हैं। तो फिर वो लोगों ने जो है 2-4 महीना ऐसे चला, तो वो लोगों ने डिमांड किया कि डीएनए आप लोग जो है अपनी रिपोर्ट भेजें। कुछ बॉडी पड़ी है ऐसी जो उनकी डीएनए रिपोर्ट मैच हो जाएगी तो हम लोग खबर करेंगे। फिर वो डीएनए की रिपोर्ट गई तो इधर मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन पहले क्लियर हुआ अभी ना कि बॉडी मैच हो गई है, डीएनए रिपोर्ट क्लियर है, फला के नाम बनाम क्लियर है। 2-4 दिन 5 दिन बॉडी तो सरकार ही मंगवाई होगी। हाँ, बॉडी का जो चार्ज है जो है वो सब वो सरकारी खर्चे से हुआ है। उसमें संस्कार कब करना है, कहाँ करना है? अब कल जुमे का दिन है, तो जुमे की नमाज ये जामतुर रशाद में नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह जो है। बहुत बड़ी क्षति है परिवार के लिए, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? और जो कि और लड़के हैं वो बता रहे हैं आप वो भी एक्सपायर कर चुके हैं, जिनके साथ गए हुए थे, कई लड़के होंगे बता रहे हैं हमने, जितने भी, यही नहीं जो ऑल इंडिया का बता रहे हैं, जो स्कैम हुआ जितने लोग इसमें गए हैं, ये आर्मी ज्वाइनिंग जो उन्होंने कर लिया है वो 80-85% मान के चलिए वो बच्चे सहाय होंगे। 10-15% बच्चे होंगे तो बच्चे होंगे ठीक, चूँकि वहाँ का सिस्टम बहुत दूसरा है। वो फ्रंट पर रखते हैं और अपनी आर्मी को बैक में रखते हैं, तो जो फ्रंट में रहेगा और पहले उसी को होगा। तो नहीं, वो तो मांग हो रही है, क्लेम किया गया हम लोग और आगे भी क्लेम करेंगे। उसमें जो है वो एजेंट वगैरह पे भी हुआ है क्लेम, तो कुछ जो 2-3 फरारी काट रहे हैं उसमें से इधर उधर गायब हो गए हैं। एक है टच में थोड़ा आ रहा है, उसका लोकेशन ट्रेस हो रहा है। वो लोगों को तो बहुत मुश्किल है छोड़ना, क्योंकि बहुत बड़ी दुखद की बात है ना, ये बहुत बड़ी घटना। रुपया पैसा जाता कोई मुश्किल नहीं है, आदमी फिर एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जान चली गई बहुत बड़ी बात, कोई भरपाई नहीं, इस पर कहाँ समझौता कोई करेगा। तो जहाँ तक होगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कोशिश ये रहेगी भारत सरकार से, हमारे देश गवर्नमेंट से भी यही कहना होगा, ऐसे लोगों को जो है जितना जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी हो, उसके साथ साथ उनकी सजा हो, ताकि जो बच्चे इस स्कैम से बच सकें। जान बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां विवाहिता की हत्या के बहुचर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 80% राशि मृतका के पिता को प्रदान किए जाने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के निजामुद्दीन पट्टी निवासी मदन लाल की पुत्री बिमला का अपने ही गांव के ही
हरेंद्र से प्रेम संबंध था। दोनों के संबंधों की जानकारी होने पर मामला पंचायत तक पहुंचा। इसके बाद 22 फरवरी 2015 को हरेंद्र और विमला का विवाह करा दिया गया। हालांकि हरेंद्र के परिजन इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सके और विवाह के बाद से ही विमला को प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा लगातार 1 लाख रुपए नगद और मोटरसाइकिल की मांग की जाती थी। मांग पूरी न होने पर 14 मई 2017 को पति हरेंद्र, जेठ कलेंद्र, देवर राजेंद्र, ससुर भोपल तथा सास दुर्गावती ने मिलकर विमला की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे पिता मदन लाल ने पहले उसे संजरपुर के एक निजी अस्पताल में और बाद में 15 मई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 25 मई 2017 को विमला की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी, सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा तथा अधिवक्ता विश्व दीपक श्रीवास्तव ने पैरवी की। अभियोजन ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने पति हरेंद्र, देवर राजेंद्र, जेठ कलेंद्र, ससुर भोपल तथा सास दुर्गावती को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। क्या कुछ कहना है विश्व दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता और मदन लाल मृतका के पिता का, सुनिए। अपना परिचय दे दीजिए और आज किस मामले को लेके आज एक ऐतिहासिक फैसला है, कितने साल बाद फैसला आया, क्या था पूरा मामला और कब घटना घटी? ठीक, मेरा नाम विश्व दीपक श्रीवास्तव, पूर्व कोषाध्यक्ष दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़। यह मुकदमा एक थाना सराय मीर में दिनांक 18 मई 2017 को दर्ज होती है वादी मदन लाल के द्वारा, जिसमें धारा 498, 323, 308, 3/4 DP एक्ट के तहत ये दर्ज हुआ था। चूँकि विक्टिम को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और बहुत ही गंभीर प्रकृति की चोटें थी। चोटों की गंभीरता होने की वजह से दवा इलाज से ही जिस दिन FIR दर्ज हुआ उसके कुछ दिन पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत धारा 308 की जगह उसको तरमीम करके 304 B किया गया। 304 B में जब तरमीम हुआ सभी अभियुक्त पकड़कर इसमें जेल गए। अभियुक्त इसमें थे, पति थे हरेंद्र, राजेंद्र उसके जेठ, कलिंदर देवर, भोपल ससुर, सास दुर्गावती, ये सभी लोग उस समय जेल गए। जेल जाने के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र आया। आरोप पत्र जब आ गया तो आरोप पत्र जब चार्ज बना तो चार्ज में माननीय पूर्व न्यायाधीश द्वारा ही अल्टरनेटिव चार्ज इनका सेम धाराओं उसके अलावा 302/34 में बनाया गया था। उसके पश्चात इसमें गवाही हुई। वादी इसमें गवाह बने मदन लाल, दूसरे पर गवाह ज्ञानमती, तीसरा इस गवाह मुकदमे की महत्वपूर्ण गवाह शिमला थी जो मृतका की छोटी बहन थी। उसने उस घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा था, जिसका वर्णन उसने अपने पिता से जाकर बताया था। जब उसके पिता आते हैं सब लोग तो उस समय सारे मुलजिमान दरवाजे की कुंडी को बंद करके भाग रहे थे। यह महत्वपूर्ण गवाह थी इसकी। उसके पश्चात जो उसको चोटें आई थी, डॉक्टर अहमद जमाल जो थे इसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना किए थे। उसके बाद जो लड़की का पोस्टमार्टम हुआ था उसमें डॉक्टर राजनाथ इन्होंने पोस्टमार्टम किया था। इसमें CO प्रथम CO थे सतेंद्र सिंह, उनका बयान हुआ। कांस्टेबल जो FIR को साबित किए थे इन्होंने त्रिभुवन सिंह, इनका बयान हुआ। उसके पश्चात पंचनामा के उप निरीक्षक थे बाग बहादुर, उनका बयान हुआ। आरोप पत्र लगाने वाले CO थे संतोष कुमार सिंह, जिनके द्वारा इनका बयान हुआ। सारे बयानों के होने के पश्चात 313 की कार्रवाई हुई। 313 के कार्रवाई के पश्चात दोनों पक्षों से बहस सुनने के उपरांत दिनांक 8/6/2026 को सभी मुलजिमों को कस्टडी में लिया गया और आज दिनांक 12/6/2026 को सभी मुलजिमों को 302/2/34 की दफ़ा में आजीवन कारावास और प्रत्येक मुलजिमों पर 50,000 रुपया अर्थदंड लगाया गया। उस अर्थदंड में से 80% की धनराशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का और 20% राजकीय राजकोष में जमा करने का आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा किया गया। यह घटना निर्णय होने में लगभग 9 वर्ष का समय लगे। घटना कब घटी? 18 मई 2017। क्या नाम है? मदन लाल साहब। कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ का सर। गांव कौन सा पड़ेगा? निजामुद्दीन पट्टी से। थाना सराय मीर। क्या मामला हुआ था और कब की घटना है पूरा बताइए। लोग सर
झगड़ा कर रहे थे घर में और उसमें में मारपीट कर रहे थे। तो हमारे भाई के घर पड़ोसी में, वहाँ मेरी बच्ची गई थी छोटी वाली, झगड़ा सुनी उसके घर तो भाग के गई। तो जंगला था, उस जंगले के से झांक के देखी तो लोग मार रहे थे। किसको मार रहे थे? हमारी लड़की को मार रहे थे। फिर दूसरी लड़की गई थी देखने? दूसरी छोटी वाली गई थी देखने, पास में गई थी ने, बड़ी वाली लड़की को मार रहे थे? बड़ी वाली को मार रहे थे। तो हमारी लड़की जंगला पर से देखी तो ये लोग मार रहे थे, तो भाग के आए हमारे पास। तो हमको सूचना दी तो हम भागते, जब हम लोग गए घर बार के परिवार भाग गए वहाँ, जब जा देखे तो ये लोग दरवाजा बंद करके भाग रहे थे, कुंडी चढ़ा के भाग रहे थे 5 लोग। तो वहाँ जाए कुंडी खोल के देखे तो लड़की एकदम खून से लसापत गिरी थी, पड़ी थी बेहोशी हालत में। और एक उसके बच्चा था, बहुत बैठता था, वो भी बैठ के वहीं पर रो रहा था। किसका बच्चा था? और मेरी लड़की का है, मतलब आपका भांजा? नाती सर जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ से उठा के ले आए, हम घर पर लाए। घर पे पूरा पब्लिक आदान प्रदान को सबको बुलवाया, सबने देखा। उसके बाद कहाँ ले जाओ, इनका इलाज करो। फिर सरामीर थाने बुलाए, तो सरामीर वाले थाने पे देखे तो लोग कहते हैं पहले इनको जो है कि कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, पहले इनका इलाज कराओ। तो फिर हमने रात में संजरपुर हॉस्पिटल में लाए, वहाँ भर्ती किए, रात भर वहाँ थी। फिर उसके बाद सदर में लाए, फिर सदर में भर्ती किए थे। फिर लड़की को फिर यहाँ से नहीं आराम हुआ तो मैं फिर संजरपुर ले गया। तो संजरपुर 2-4 दिन जाते जाते मतलब उनकी और तबीयतें खराब होती जा रही है, होश नहीं आया, लड़की कुछ बताई नहीं। फिर उसी रोज मैं 25 को जून में ही, मई में सर 25 को मैं घर पे ले गया। और घर जाते जाते लड़की मेरी खत्म हो गई। वहाँ से थाना पुलिस आए, सब लाशें उठाए और आजमगढ़ पोस्टमार्टम में ले गए। किस चीज को लेकर विवाद था? दहेज के करते सर। दहेज? जी। दहेज पड़ोसी से विवाद था? नहीं, पड़ोसी से नहीं, हमारे से। आपसे और किससे? जैसे वो लड़की हमारी जो है ना, लव मैरिज से शादी उनकी हुई थी, पड़ोस में? पड़ोस में ही 2-4 घर बाद है। क्या क्या नाम था? आगे क्या क्या नाम था? आगे हरिंदर नाम है, हरिंदर, राजेंद्र, कालिंदर, सरभोकर, दुर्गावतार। दहेज की बलि जी। इन लोगों ने दहेज के लिए मारा? दहेज ही खातिर मारे। कब शादी हुई थी? काफी दिन हो गए। खबर आजमगढ़ से, जहां द टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा शुक्रवार को मड़िया स्थित एक होटल के सभागार में सत्र 2026-27 के लिए चयनित पदाधिकारियों के साथ के शपथ ग्रहण समारोह तथा संघ के दिवंगत वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय इखलाक अहमद के चित्र के अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश प्रसाद जायसवाल ने अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा, मंत्री उमेश कुमार यादव तथा कोषाध्यक्ष रमेश कुमार यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने अधिवक्ता हित में शासन एवं बार काउंसिल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। विशिष्ट अतिथि एवं प्रांतीय संघ के उपाध्यक्ष प्रभुदेव राय ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज तिवारी, उपाध्यक्ष सूर्य भानपाल, सहमंत्री एसटी अभिषेक कुमार गुप्ता, सहमंत्री आयकर अनिल कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता तथा मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार गुप्ता को शपथ दिलाई। उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सभी को सतत जागरूक रहने का आह्वान किया। संघ की एल्डर कमेटी के अध्यक्ष अवधेश चंद्र श्रीवास्तव ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा शुभकामनाएं दी। स्वागत भाषण निवर्तमान मंत्री विपिन गुप्ता ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को दीवानी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह एवं मंत्री अनुराग दीक्षित, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र मौर्य एवं मंत्री अजय राणा सिंह, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक एवं मंत्री रणधीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक रंजन श्रीवास्तव एवं मंत्री मनोज श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा ने की, जबकि संचालन पूर्व मंत्री बद्री प्रसाद गुप्ता ने किया। अंत में अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा ने समारोह में पधारे सभी अतिथियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कहना है विनोद कुमार शर्मा अध्यक्ष का, सुनिए। मैं विनोद कुमार शर्मा, दी टैक्स बार एसोसिएशन आजम का वर्तमान मैं अध्यक्ष हूँ और
मुझको हमारे संघ के सभी सदस्यों ने मिलकर सर्वसम्मत से हमें चयनित किया है। मैं संघ के किसी भी कार्य के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा, निष्ठा के साथ कार्य करूँगा। कोई भी समस्या आएगी उसके लिए मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जो भी समस्याएं होंगी, जो भी कार्य करना होगा, मैं अपने पदाधिकारियों के साथ, संघ के सदस्यों के साथ मिल करके मैं हमेशा आगे खड़ा रहूँगा, काम करता रहूँगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।